हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एफसीआई सीरीज में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की बात करेंगे। ये जो हमारा चैनल है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियोस जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल है वो यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं। तो इस चैनल को आप अगर नए आए हैं तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको स्टडी रिलेटेड मटेरियल यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है वो मिल सके, और जो न्यू वैकेंसीज आती है उनकी भी बहुत जल्दी, सबसे जल्दी जो है न्यूज आपको यहाँ प्रोवाइड की जाती है। तो इस चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम एफसीआई सीरीज में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की बात करते हैं। डिफरेंट एक्ट जो है एफसीआई में सिलेबस में दिए हुए हैं। इसमें हमने प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट देखा, इसके अलावा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट देखा। अगला हम देखते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ये जो एक्ट था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 5 जुलाई 2013 को इनेक्ट किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, 5 जुलाई 2013 को डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इसको लागू किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, इस एक्ट को लाया क्यों गया? इस एक्ट को इसलिए लाया गया क्योंकि हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है। यहाँ गरीबी थोड़ी ज्यादा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना डेली रिक्वायरमेंट जितना उनको खाने की है वो उतना कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, अचीव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो डेली जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उतना वो कंजप्शन हो पाए और उतना वो अफोर्ड कर पाए, खरीद पाए अनाज को। ठीक है, तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए उनको बहुत कम कॉस्ट में फूड देने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। ठीक है, क्योंकि ये सब जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, तो गवर्नमेंट इस और डिफरेंट अपने कदम उठाती रहती है। एनएफएसए में जो एनएफएसए है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि सभी लोगों को सभी टाइम पर बेसिक जो उनकी फूड की रिक्वायरमेंट है, हेल्दी फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, ताकि वो हेल्दी लाइफ जी सके, क्योंकि अगर वो हेल्दी लाइफ जिएंगे तो ही किसी भी देश का विकास, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है वीडियो में, किसी भी देश का विकास उसकी पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। अगर पॉपुलेशन सही होगी तो उस देश का जल्दी से विकास हो सकता है। ठीक है, तो सभी पीपल्स को सभी टाइम पर बेसिक फूड रिक्वायरमेंट जो भी है उनकी, उसको प्रोवाइड करने के लिए, उनको हेल्दी लाइफ जीने के लिए इस एनएफएसए एक्ट को 5 जुलाई 2013 को लाया गया था। ठीक है, ये जो एक्ट था, वैसे ये एक्ट दिसंबर 2012 में पास हो गया था। इसके बाद इसको जुलाई 2013 में लागू कर दिया गया, जब सभी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है, सभी जगह इसको लागू कर दिया गया। ये जो एक्ट है ये फूड की अवेलेबिलिटी, फूड तक एक्सेस, उसका यूटिलाइजेशन और स्टेबिलिटी ऑफ फूड को कंफर्म करता है कि उसके इस एनएफएसए का कैरेक्टराइज्ड फीचर है। ठीक है, ये सभी को उसकी अवेलेबिलिटी हो सके, सभी तक फूड पहुंच सके। ठीक है, नॉर्मल जो बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड की वो सभी तक हो सके। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फूड से रिलेटेड राइट टू फूड का कोई प्रोविजन नहीं है। राइट टू फूड का कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 जो है ये हमारे जीवन के मौलिक अधिकारों की व्याख्या करता है ना। राइट टू ह्यूमन डिग्निटी की बात करता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है राइट टू ह्यूमन डिग्निटी की बात करता है। तो हम इसके अंदर इसको ऐड कर सकते हैं, है ना।
इस मौलिक अधिकारों में हम नेशनल फूड सिक्योरिटी को ऐड कर सकते हैं, राइट टू फूड को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यही मौलिक अधिकार है, सभी को खाना मिलना चाहिए, तो उसके अंदर हम इसको ऐड किया जा सकता है राइट टू फूड को, है ना। अब अगर इसके हम कुछ फीचर्स देखें कि एनएफएसए जो है ये क्या क्या प्रोवाइड करता है, कितने लोगों को प्रोवाइड करता है, किस किस को प्रोवाइड करता है, तो देखो एनएफएसए जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 5 जुलाई 2013 को इनेक्ट किया गया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, ये जो एक्ट है ये 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन, हमारे ज्यादातर लोग गांव में निवास करते हैं, इसलिए 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है, शहर में जो रह रहे हैं उसमें 50% लोगों को सब्सिडाइज फूड ग्रेन प्रोवाइड करता है। सब्सिडाइज फूड ग्रेन का मतलब है कि फूड ग्रेन जो कि बहुत ही कम रेट पर हो, है ना, इसकी रेट बहुत ही कम होती है, 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, 1 रुपए किलो, है ना, इस हिसाब से ये सब्सिडाइज फूड ग्रेन प्रोवाइड करता है ताकि सभी लोग अपने जीवन यापन के लिए इन फूड को खरीद सके, ले सके, खा सके, कंजप्ट कर सके। ठीक है, तो इसकी सिक्योरिटी जो है 75% रूरल के लिए, 50% अर्बन पॉपुलेशन के लिए है। अगर हम यहाँ ये जो एक्ट है ये वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात करता है ना, नारी सशक्तिकरण की भी बात करता है, क्योंकि इसमें जो राशन कार्ड इशू होता है, अब एनएफएसए के अंदर जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर एक प्रोविजन है कि यहाँ राशन कार्ड बनेंगे, जिसको जैसी जरूरत होगी, एपीएल का, बीपीएल का, जो अबव पॉवर्टी लेवल होगा उनका अलग होगा, जो बिलो पॉवर्टी लेवल होगा उनको अलग होगा, तो ये डिफरेंट राशन कार्ड बनते हैं। इस राशन कार्ड में ये है कि जो किसी भी हाउस होल्ड की, किसी भी परिवार की 18 साल से ज्यादा की जो सबसे बड़ी महिला होगी वही, उसी को ये राशन कार्ड इशू किया जाएगा। ठीक है, वही इसकी मुखिया हो, इस परिवार की मुखिया होगी राशन कार्ड के लिए। तो यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात होती है। ठीक है, इसको मैंने बताया है सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में लागू किया गया है 5 जुलाई 2013 को पूरे इंडिया में। ठीक है, और लगभग अब 80 करोड़ पीपुल्स, है ना, 138 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन हो गई है हमारी, उसमें से 80 करोड़ पीपुल्स जो है वो इस एनएफएसए एक्ट के अंदर कवर किए गए हैं, जिनको सब्सिडाइज फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, सब्सिडाइज फूड ग्रेन अभी मैंने बताया है, कम रेट पर जो फूड ग्रेन उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते इतना महंगा, अगर गेहूं देखे तो 25 रुपए किलो, चावल 40 रुपए किलो, तो वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए सब्सिडाइज फूड ग्रेन उनको प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा इस एनएफएसए एक्ट के अंदर जो प्रेग्नेंट वुमेन है या लैक्टेटिंग मदर्स है, प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर ऐसी माता है जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, लैक्टेटिंग मदर्स है, और जो बच्चे हैं 6 साल से 14 साल तक के लिए, उनको न्यूट्रिशियस मील फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता है ना, ऐसा फूड प्रोवाइड कराता है जो न्यूट्रिशियस हो, क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स और चिल्ड्रंस को चाहिए होता है, क्योंकि स्टार्टिंग फेज होता है ये लाइफ का, और स्टार्टिंग फेज होने के साथ ही इसमें जितना ज्यादा उसे न्यूट्रिशियस मील प्रोवाइड किया जाएगा उतना ही बच्चे की सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो इसलिए इसमें लाइफ साइकिल अप्रोच प्रोवाइड की जाती है एनएफएसए के द्वारा, है ना, न्यूट्रिशन मील प्रोवाइड किया जाता है। अब इस न्यूट्रिशन मील को प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट एजेंसीज होती है जो कि काम करती है। एक एजेंसी है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, आईसीडीएस, जिसको हम जनरली बोलते हैं आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी सेंटर्स है, यहाँ से इस प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स और बच्चों के लिए डिफरेंट न्यूट्रिशन मील या खाने की चीजें यहाँ से आसानी से मिल जाती है, और ये गांव-गांव में आंगनबाड़ी होती है। ठीक है, तो ये आंगनबाड़ी जो है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इसमें एनएफएसए में फूड को लोगों तक पहुंचाने के लिए। इसके अलावा स्कूल में हम देखते हैं मिड डे मील योजना होती है। तो ये दो जो योजनाएं हैं, ये जो सेंटर्स है, आंगनबाड़ी सेंटर्स और मिड डे मील स्कीम जो है, इनका वाइड स्प्रेड नेटवर्क है, बहुत ज्यादा फैला हुआ नेटवर्क है ना, और यही जो है कॉमन पीपुल्स तक, आम आदमी तक, जो एनएफएसए एक्ट के तहत फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाता है, न्यूट्रिशियस मील प्रोवाइड किया जाता है, उसे लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस एनएफएसए एक्ट में हायर न्यूट्रिशन नॉर्म्स भी है कि न्यूट्रिशन
कौन कौन से हमारे लिए आवश्यक है बेसिक लाइफ जीने के लिए, है ना, कौन कौन से न्यूट्रिशन नॉर्म्स भी है जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं, है ना। 6 साल तक के बच्चों के लिए, अप टू 6 ईयर, 6 साल तक का जो बच्चा है तो उसके लिए न्यूट्रिशन नॉर्म्स उसमें इंक्लूड किए गए हैं ताकि वो माल नरिश ना हो, उसमें न्यूट्रिएंट की कमी ना हो। हाँ, हम कई बार देखते हैं कि कुछ बच्चे जो होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, उसमें दो बीमारी हो जाती है, क्वासियोरकर और मेरास्मस। इसमें क्या होता है कि उनका जो फूड होता है वो न्यूट्रिशियस नहीं होता, उसमें बेसिक जो प्रोटीन्स विटामिन्स है वो नहीं होते, है ना, उनके बेसिक फूड के अंदर प्रोटीन विटामिन्स इंक्लूड नहीं होते हैं। तो उससे क्या होता है, उनका डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है। हमने देखा है कि उसका पेट कई बार फूल जाता है और हाथ पैर बिल्कुल पतले पतले रहते हैं, है ना। तो ये इसीलिए होता है कि वो माल नरिश्ड है ना, मतलब उसके पास न्यूट्रिशन वो सही से नहीं ले रहे हैं, क्वासियोरकर या मेरास्मस डिजीज से वो पीड़ित हो सकते हैं। तो इनके लिए 6 साल तक के बच्चों के लिए कैसे न्यूट्रिशन नॉर्म्स होने चाहिए, उन्हें क्या प्रोवाइड किया जाना चाहिए, वो सब एनएफएसए के अंदर डिटेल डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो है केस बेनिफिट भी दिया जाता है एनएफएसए के अंदर। ठीक है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसे कम से कम 6,000 रुपए प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स को 6,000 रुपीज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो अपनी न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है वो उसे कंप्लीट कर सके। तो एनएफएसए जो है सभी को ध्यान में रखकर बनाया हुआ है। ठीक है, अब अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें हम कि इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है, पहली बात तो एनएफएसए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चालू किया गया था, तो इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसको लागू करने की वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन इसके अलावा जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है वो भी इसमें इम्पोर्टेंट जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट भी, इन दोनों की ज्वाइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसको हम लागू करें, इसको लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये एलोकेशन करती है, किस चीज का एलोकेशन करती है, रिक्वायर्ड फूड का, रिक्वायर्ड फूड ग्रेन का एलोकेशन करती है, रिक्वायर्ड फूड ग्रेन का एलोकेशन करती है, किसको, स्टेट को करती है। ठीक है, स्टेट को जितनी जरूरत है उतना फूड ग्रेन को ये रिक्वायर्ड फूड ग्रेन को एलोकेट करती है ना। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करती है कहां तक, डेजिग्नेटेड डिपो तक, स्टेट के जो डेजिग्नेटेड डिपो होते हैं जहां पर इनको स्टोर करना है वहां तक इसको ट्रांसपोर्ट करती है फूड ग्रेन को। ये भी सेंटर की ही जिम्मेदारी होती है, सेंटर ही इसको ट्रांसपोर्ट करती है। एफसीआई है, जैसे एफसीआई गोडाउन्स है, जहां भी स्टेट को अपन इसको स्टोर करवाना है वहां तक इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी किसका है, सेंटर का है। ठीक है, इसके अलावा जो सेंटर है वो सेंट्रल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को। जो स्टेट है और यूनियन टेरिटरीज है ना, उनको सेंट्रल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है, किस चीज के लिए, डिलीवरी ऑफ फूड के लिए, है ना, डिलीवरी ऑफ फूड ग्रेन के लिए, डिलीवरी ऑफ फूड ग्रेन के लिए कहां से कहां तक, एफसीआई गोडाउन से एफपीएस तक, डिलीवरी ऑफ फूड ग्रेन फ्रॉम एफसीआई गोडाउन्स टू एफपीएस। एफपीएस क्या है, फेयर प्राइस शॉप्स जो होती है, राशन की जो दुकानें होती है वहां तक इसको जो है पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक असिस्टेंट प्रोवाइड करती है स्टेट को। ठीक है, एफसीआई गोडाउन से, एफपीएस का मतलब है फेयर प्राइस शॉप्स, फेयर प्राइस शॉप। ठीक है, जो राशन की दुकानें, उचित मूल्य की जो दुकानें हैं वहां तक इसको पहुंचाने का काम जो है सेंटर का है।
अब स्टेट की जिम्मेदारी होती है, यहां तक केवल सेंटर जो है वो जिम्मेदार होता है, इसके बाद सभी काम जो है स्टेट का है। स्टेट का ये काम है कि वो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कर सके, इस एक्ट को लोगों तक पहुंचा सके, है ना। इसके लिए वो क्या करती है, आइडेंटिफिकेशन करती है। आइडेंटिफिकेशन किसका, जो भी एलिजिबल हाउस होल्ड है ना, जो भी गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, है ना, बिलो पॉवर्टी लेवल है, उनका आइडेंटिफिकेशन करती है ताकि उनको प्रोवाइड किया जाए, है ना, एलिजिबल हाउस होल्ड का आइडेंटिफिकेशन। इसके अलावा दूसरा इसका काम है इशूइंग राशन कार्ड। ये जो एक्ट है इसमें क्लियरली मेंशन है कि राशन कार्ड इशू किए जाएंगे। राशन कार्ड का अलग अलग कलर होंगे, बीपीएल के लिए अलग, एपीएल के लिए अलग, है ना। तो इशूइंग राशन कार्ड का काम भी स्टेट का है। तो आइडेंटिफिकेशन हो गया, इशूइंग हो गया। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, देखो एफपीपी तक, एफपीएस तक तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहुंचा दिया था। अब एफपीएस से हाउस होल्ड तक, मतलब घरों तक पहुंचाने का काम इस फूड का वो स्टेट का काम होता है, जो हाउस होल्ड तक पहुंचाती है, ठीक है। इसके अलावा ये एफपीएस जो है, उचित मूल्य की जो दुकानें हैं या जो ये राशन की दुकानें हैं, इनको लाइसेंस भी प्रोवाइड करती है। लाइसेंस प्रोवाइड करने का काम भी स्टेट का है ना। तो ये स्टेट क्या क्या करती है, आइडेंटिफिकेशन करती है एलिजिबल हाउस होल्ड का। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेगी, आइडेंटिफिकेशन जो है एलिजिबल हाउस होल्ड का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का यूज किया जाता है। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा ये आइडेंटिफिकेशन करती है, टीपीडीएस के द्वारा स्टेट करती है। तो इस तरीके से जो स्टेट है वो इस एक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए अपना योगदान देती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कवरेज एंड एंटाइटलमेंट अंडर एनएफएसए, एनएफएसए के अंदर क्या क्या कवरेज है, क्या क्या असेसमेंट दिए जाते हैं, क्या क्या सुविधाएं इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है। तो पहली बात तो ये कि ये जो एनएफएसए है ये दो योजनाओं के तहत काम करता है, अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड। दो योजनाएं हैं, अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड। और ये हमने ऊपर ही बात कर ली कि 75% रूरल पॉपुलेशन के लिए और 50% अर्बन पॉपुलेशन के लिए एनएफएसए एक्ट जो है काम करता है, अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड। अंत्योदय अन्न योजना जो है उसके अंदर जो सबसे गरीब लोग हैं, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जो गरीब है, उनको लगभग 35 किलो फूड ग्रेन पर फैमिली पर मंथ के हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है। ये जो अंत्योदय अन्न योजना है इसके अंदर जो सबसे गरीब से गरीब लोग हैं उनको 35 किलो फूड ग्रेन के अंदर व्हीट भी हो सकता है, राइस भी हो सकते हैं, या मोटे अनाज भी हो सकते हैं, बाजरा वगैरह, मक्का, बाजरा, है ना। तो ये सब हो सकते हैं। पर फैमिली 35 केजी फूड ग्रेन इनको प्रोवाइड किया जाता है। जबकि जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड है ना, इसके तहत, इस स्कीम के तहत प्रायोरिटी हाउस होल्ड को 5 किलो पर पर्सन पर मंथ प्रोवाइड किया जाता है। अगर एक फैमिली में 4 मेंबर है तो लगभग इनको 20 किलो जो है फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाएगा 1 महीने के लिए, ठीक है। जितने मेंबर होंगे एक फैमिली में उनके हिसाब से इनको फूड प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ जो है 35 केजी पर फैमिली होता है और यहाँ फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग 5 केजी पर पर्सन को जो है फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने सब्सिडाइज प्राइस फिक्स कर रखी है सभी फूड ग्रेन के लिए जो भी एनएफएसए के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे। उसमें सबसे पहले राइस के लिए 3 रुपए पर केजी, इसके अलावा जो व्हीट है वो 2 रुपए पर केजी, और कोरस ग्रेन जो मोटे अनाज है वो 1 रुपए पर केजी के हिसाब से प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। बहुत ही कम प्राइस पर प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि सब इसको अफोर्ड कर पाए, है ना। और ये जो होता है, ये जो प्राइस थे ये 2013 में 13 जुलाई 2013 को फिक्स किए गए थे। 13 जुलाई 2013 को ये फिक्स किए गए थे और ये फिक्स किए गए थे नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए। नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए इनको फिक्स किए गए थे, इनिशियल पीरियड ऑफ 3 इयर्स के लिए। लेकिन अब इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में था, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था कि इसको चेंज कर सकती थी वो, टाइम टू टाइम इसको चेंज करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, लेकिन वो इसको एमएसपी से ज्यादा कभी भी नहीं कर सकती।
और सेंट्रल ऑफ इंडिया ने इसको फिर आगे बढ़ाया, यही प्राइस रहने दी, है ना, और अभी तक भी यही प्राइस चल रही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। 3 रुपए पर केजी राइस, 2 रुपए पर केजी व्हीट और 1 रुपए पर केजी जो है कोरस फूड ग्रेन जो है मोटे अनाज वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जो एपीएल हाउस होल्ड है, अबव पुवर्टी लेवल के जो हाउस होल्ड है ना, जो ज्यादा गरीबी रेखा में नहीं है, जो गरीबी रेखा से ऊपर वाले लोग हैं, उनको भी टीपीडीएस जो है, हमने टीपीडीएस की भी बात करी थी, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके तहत अगर एडिशनल एलोकेशन किया जाता है ना, ज्यादा अगर उनको जरूरत होती है तो उसके लिए फिर अगर 6.10 पर केजी फॉर व्हीट, 6 रुपए 10 पैसे गेहूं के लिए, 8 रुपए 30 पैसे राइस के लिए रेट फिक्स की गई है। अगर एपीएल हाउस होल्ड को भी एलोकेट किया जाना है एडिशनल फूड अगर, तो उसके लिए ये दो प्राइस 6 रुपए 10 पैसे, तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज याद रखना, 6 रुपए 10 पैसे और 8 रुपए 30 पैसे, ये दोनों प्राइस जो है निर्धारित की गई है। अब इसके अंदर क्या हुआ, आज 2015 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम चालू करा। क्या होता है कि अगर फूड हम इसको प्रोवाइड करते हैं, लोगों तक फूड पहुंचाते हैं, तो उसमें ना बहुत दिक्कतें होती थी, ठीक है, क्योंकि फूड खराब हो जाता था, किसी को ज्यादा मिलता था, किसी को कम मिलता था। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम चालू करा। इसके तहत डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, ठीक है, उसके बाद जिस भी आदमी को जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो उतना अपना खरीद सकता है। तो कैश ट्रांसफर फूड सब्सिडी 2015 में, फूड सब्सिडी जो है 2015 में चालू की गई। इसका एम क्या था, इसका एम देखो, इसमें डिफरेंट 4-5 एम है। रिड्यूस द नीड फॉर ह्यूज फिजिकल मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन, फूड ग्रेन की जो फिजिकल मूवमेंट होती थी, इधर से बोरियां पैक करके एफसीआई गोडाउन तक जा रही है, एफसीआई गोडाउन के बाद राशन की दुकान तक जा रही है ना, तो उसको कम किया जा सके, ठीक है। और कंजप्शन बास्केट के अनुसार बेनिफिशियरी जो है वो अपना चूज कर सके कि उसे कितना कंजप्शन करना है, कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, उतना ही वो उसको खरीद सके। तो है ना, बेनिफिशियरी के लिए, बेनिफिशियरी मतलब जो भी आम लोग है ना, कॉमन पीपल्स जो है, जो बीपीएल श्रेणी में है, बिलो पॉवर्टी लेवल में है, जिनको एनएफएसए के अंदर कवर किया गया है, वो अपनी कंजप्शन बास्केट के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं, है ना। लीकेज को कम करने के लिए टारगेटिंग, फैसिलिटेट बेटर टारगेटिंग, है ना, लक्ष्य तक, निर्धारित लक्ष्य तक हम पहुंच सके, जिसको जरूरत है उतना वो खरीद सके, उसके लिए डीबीटी को सिस्टम किया गया। और फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है, मौद्रिक जो इंक्लूजन है वो उसको प्रमोट करने के लिए, है ना, ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो कैश है उसका इन्वॉल्वमेंट हो सके, इसको प्रमोट करने के लिए इस डीबीटी को 2015 में चालू किया गया था। सबसे पहले जो डीबीटी है वो यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ और पौंडुचेरी में स्टार्ट की गई थी, ये सितंबर 2015 में चालू की गई थी। इसके अलावा दादरा नगर हवेली में मार्च 2016 में इसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को चालू किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले चंडीगढ़ एंड पुदुचेरी सितंबर 2015 एंड दादरा नागर हवेली 2016 में इसको लागू किया गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, है ना, 2015। अब जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो इस एनएफएसए के अंदर रूल्स बनाती है, उसके पास इसका अधिकार होता है। सेक्शन 39 होता है एनएफएसए में, 39(1) जो सेक्शन है वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को और जो है प्रोवाइड करता है, पावर प्रोवाइड करता है कि वो रूल बना सकती है ना। तो डिफरेंट रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, जैसा कि पहला है प्रोविजन ऑफ फंड एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर शॉर्ट सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन, ठीक है। अगर शॉर्ट सप्लाई फूड ग्रेन की होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को एलोकेट करती है, ठीक है, फूड ग्रेन एलोकेट करती है। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी अलाउंस 2015, ये भी रूल इसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, ठीक है। असिस्टेंट टू गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए फूड सिक्योरिटी का रूल 2015 में बनाया गया,
कैश ट्रांसफर अभी हमने देखा 2015 में, ठीक है, नोटिफिकेशन और WCD एंड HRD। तो इस तरीके से ये डिफरेंट रूल है जो कि पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो इनको बना सकती है। दिस इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, इसलिए हम ज्यादा इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। थोड़ा बहुत बस याद रखना कि ये भी कुछ पावर्स होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो इस तरीके से ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था, ये आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक कीजिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है फूड सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है। और अब हम FCI में हमारा जो एक एक्ट बचा है वो RTI है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये सबको वैसे पता होता है, इसका नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लाते हैं, ठीक है। थैंक यू।